मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी की कहानी 1857 में जब अंग्रेजों का दिल्ली पर फिर कब्जा हो गया तो कैप्टन विलियम हॉडसन करीब 100 सैनिकों के साथ बादशाह बहादुर शाह जफर को पकड़ने शहर से बाहर निकले। जब हॉडसन ने हुमायूं के मकबरे का रुख किया तो उनके दल पर अभी भी दिल्ली की सड़कों पर मौजूद विद्रोहियों में से किसी ने फायर नहीं किया। हॉडसन को जरूर इस बात की फिक्र थी कि पता नहीं हुमायूं के मकबरे पर मौजूद लोग उनके साथ कैसा सलूक करें, इसलिए उन्होंने अपने आप को पहले मकबरे के पास मौजूद खंडहरों में छिपा लिया। हाल ही में 1857 के विद्रोह पर किताब एद सीज ऑफ दिल्ली लिखने वाले और इस समय लंदन में रह रहे अमरपाल सिंह बताते हैं, हॉडसन ने मकबरे के मुख्य द्वार से महारानी जीनत महल से मिलने और बादशाह को आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार करने के लिए अपने 2 नुमाइंदों मौलवी रजब अली और मिर्जा इलाही बख्श को भेजा। बादशाह जफर अभी तक हथियार डालने के बारे में मन नहीं बना पाए थे। 2 घंटों तक कुछ भी नहीं हुआ। हॉडसन यहां तक सोचने लगे थे कि शायद उनके नुमाइंदों की मकबरे के अंदर हत्या कर दी गई है, लेकिन तभी हॉडसन के नुमाइंदे इस संदेश के साथ बाहर आए कि जफर सिर्फ हॉडसन के सामने ही आत्मसमर्पण करेंगे, और वो भी तब जब हॉडसन खुद जनरल आर्चडेल विल्सन द्वारा दिए गए वादे को उनके सामने दोहराएंगे कि उनके जीवन को बख्श दिया जाएगा। बादशाह ने पहले पुराने किले में शरण ली। अंग्रेजी खैमे में इस बात पर शुरू से उलझन थी कि किसने और कब बहादुर शाह जफर को उनकी जिंदगी बख्श देने का वादा किया था। इस बारे में गवर्नर जनरल के आदेश शुरू से ही साफ थे कि विद्रोही चाहे कितने ही बड़े या छोटे हों, अगर वो आत्मसमर्पण करना चाह रहे हों तो उनके सामने कोई शर्त या सीमा नहीं रखी जाए। शुरू में जब अंग्रेज दिल्ली में घुसे तो बादशाह ने किले के अंदर अपने महल में ही रहने का फैसला किया। 16 सितंबर 1857 को खबर आई कि अंग्रेज सेना ने किले फैसला किया। 20 सितंबर को अंग्रेजों को खुफिया सूत्रों से खबर मिली कि जफर पुराना किला छोड़कर हुमायूं के मकबरे में पहुंच गए हैं। मैंने अमरपाल सिंह से पूछा कि एक तरफ तो अंग्रेज विद्रोहियों को बेरहमी से सरेआम फांसी पर चढ़ा रहे थे, लेकिन वो बादशाह की जिंदगी बख्शने के लिए तैयार थे। इसकी क्या वजह थी? तो उनका जवाब था, एक तो बहादुर शाह बहुत बुजुर्ग थे और वो इस विद्रोह के सिर्फ नाम मात्र के नेता थे। दूसरे, अंग्रेज दिल्ली में दोबारा घुसने में सफल जरूर हो गए थे, लेकिन उत्तरी भारत के दूसरे हिस्सों में लड़ाई अब भी जारी थी और अंग्रेजों को कहीं न कहीं डर था कि अगर बादशाह की जान ली गई तो विद्रोहियों की भावनाएं भड़क सकती हैं। इसलिए विल्सन इस बात पर राजी हो गए कि अगर बादशाह आत्मसमर्पण कर दें तो उनकी जान बख्शी जा सकती है। बहादुर शाह जफर ने अपने हथियार हॉडसन को सौंपे। विलियम हॉडसन ने अपनी किताब 12 Years of the Soldier's Life in India में एक प्रत्यक्षदर्शी ब्रिटिश अफसर द्वारा उनके भाई को लिखे पत्र के हवाले से लिखा। मकबरे से बाहर आने वालों में सबसे आगे थीं महारानी जीनत महल। उसके बाद पालकी में बादशाह बहादुर शाह जफर चल रहे थे। हॉडसन ने आगे बढ़कर बादशाह से हथियार डालने के लिए कहा। जफर ने उनसे पूछा, क्या आप ही हॉडसन बहादुर हैं? क्या आप मुझसे किए गए वादे को मेरे सामने दोहराएंगे? कैप्टन हॉडसन ने जवाब दिया कि जी हां, सरकार को आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अगर आपने हथियार डाल दिए तो आप ज़ीनत महल और उनके बेटे के जीवन को बख्श दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको बचाने की कोशिश की गई तो मैं इसी जगह आपको कुत्ते की तरह गोली से उड़ा दूंगा। नहीं। तब बुजुर्ग बादशाह ने अपने हथियार हॉडसन को सौंपे, जिसे उसने अपने अर्दली को थमा दिया। बहादुर शाह जफर की नजरें जमीन पर गड़ी थीं। शहर घुसने के बाद बादशाह जफर को पहले बेगम समरू के घर में रखा गया और HM 61st के 50 जवानों को उनकी निगरानी के लिए चुना गया। कैप्टन चार्ल्स ग्रिफिथ उन अफसरों में थे जिन्हें बहादुर शाह जफर की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में उन्होंने अपनी किताब एड नरेटिव ऑफ द सीज ऑफ दिल्ली में लिखा, मुगल राजवंश का आखिरी प्रतिनिधि। एक बरामदे में एक साधारण चारपाई पर बिछाए गए गद्दे पर पालथी मारकर बैठा हुआ था। उनके रूप में कुछ भी भव्य नहीं था, सिवाय उनकी सफेद दाढ़ी के
जो उनके कमरबंद तक पहुंच रही थी। बाद में उन्होंने अपनी किताब इद नरेटिव ऑफ द सीज ऑफ दिल्ली में लिखा, मुगल राजवंश का आखिरी प्रतिनिधि एक बरामदे में एक साधारण चारपाई पर बिछाए गए गद्दे पर पाल थी। उनके रूप में कुछ भी भव्य नहीं था, सिवाय उनकी सफेद दाढ़ी के जो उनके कमरबंद तक पहुंच रही थी। मध्यम कद और 80 की उम्र पार कर चुके बादशाह सफेद रंग की पोशाक पहने हुए थे और उसी कपड़े की एक पगड़ी उनके सिर पर थी। उनके पीछे उनके दो सेवक मोर के पंखों से बनाए गए पंखे से उन पर हवा कर रहे थे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उनकी नजरें जमीन पर गड़ी हुई थीं। उनसे 3 फीट की दूरी पर एक दूसरी पलंग पर एक अंग्रेज अफसर बैठा हुआ था। उसके दोनों ओर संगीन लिए 2 अंग्रेज सैनिक खड़े हुए थे। अफसर को निर्देश थे कि अगर बादशाह को बचाने की कोशिश होती है तो वो अपने हाथों से बादशाह को वहीं गोली से उड़ा दे।